एक तनावपूर्ण माहौल में रजनी देवी अचेत पड़ी है। परिवार के सभी सदस्य चिंतित खड़े हैं और डॉक्टर पल्स चेक कर रहे हैं। इनकी पल्स तो बहुत कमजोर है, हमें तुरंत इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। 1 मिनट भी देरी की तो इनकी जान जा सकती है। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तो बस सच बोलने वाली थी। माँ जी आंखें खोलिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपकी इस मुंहफट बेटी ने आपको इतना दुख दिया है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। दीपिका बेटी। 2 महीने पहले दीपिका की विदाई के बाद वो आदित्य के साथ अपने नए घर पहुंचती है। नमस्ते माँ जी। हाँ नमस्ते बेटा। आओ बेटी, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आपके घर में आकर बहुत खुशी हुई। इस घर की परंपरा है कि नई बहू सुबह 5 बजे उठकर पूजा करती है और सबके लिए चाय बनाती है। मगर पहले ही दिन इतनी बड़ी परंपरा। मैं तो शहर की लड़की हूँ। 9 बजे से पहले उठना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं अलार्म लगा लूंगी, पर उठूंगी तब जब मेरी नींद पूरी होगी। रजनी देवी चौंक जाती है। आदित्य असहज होकर दीपिका की ओर देखता है। दीपिका, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? सॉरी, पर मैं तो सिर्फ सच ही बोल रही हूँ ना। झूठ बोलकर आपकी माँ की उम्मीद बढ़ाने से अच्छा है कि शुरू में ही स्पष्ट कर दूं। वैसे हाँ, मैं कोशिश करूंगी जल्दी उठने की। कह नहीं सकती कुछ भी। अरे वाह भाभी, आप तो सीधा सीधा मुंह से ना आग उगलती हो। मजा आ गया सुनकर। मोहनलाल इस बातचीत को दूर से देख रहे हैं और हल्के से मुस्कुराते हैं। नई बहू में दम है। वैसे जो भी कहो, अरे अपनी पत्नी को इस तरह से चुप होता देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। अब लगता है हमारे घर की हवा भी बदल जाएगी। बड़ा मजा आएगा। इस सास बहू की नोक झोंक देखने में मुझे बड़ा मजा आएगा। देखा रजनी, ये लड़की कितनी बदतमीज है। पहले दिन ही इसने इतना अटपटा सा व्यवहार दिखा दिया अपना। इसको संभालना ना जरा मुश्किल होगा, और अगर इस लड़की के ऐसे लक्षण रहे ना तो घर बहुत जल्दी टूट जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा बस। 1 हफ्ता बीत चुका है। दीपिका रसोई में खाना बना रही है जब शारदा और रजनी देवी वहाँ आते हैं। अरे रजनी, तुम्हारी नई बहू को खाना वाना बनाने भी आता है क्या? मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ बातें बनाती है। दीपिका ये सुन लेती है पर अनसुना कर देती है। दीपिका, आज शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना और ध्यान रखना, किसी के सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। हमारी इज्जत का सवाल है। क्यों माँ जी? आखिर सच बोलना इतना बुरा कब से हो गया? ये तो समझ नहीं आता कि तुमने हर बात पे ऐसा जवाब क्यों देना होता है। थोड़ा संभल कर बोलो ना। हर सच हर वक्त कहना जरूरी नहीं होता। शाम को मेहमान आते हैं। सब बैठे बातें कर रहे हैं। वाह रजनी जी, आपका बेटा कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है। सुना है नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है बड़ी कंपनी से। हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन एक बात जो किसी ने आपको नहीं बताई, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पापा जी ने जो अकाउंटेंट रखा है ना, वो आपके पैसे चुपचाप से हजम कर रहा है। मैंने खुद सारे हिसाब किताब चेक किए हैं। कम से कम 5 लाख रुपए का घोटाला है। ये आपके परिवार की मेहनत की कमाई है जो एक धोखेबाज की जेब में जा रही है। सभी सदस्य सन्न रह जाते हैं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। मोहनलाल दीपिका की ओर देखते हैं। मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स रही हूँ। मुझे नंबर समझ आते हैं। आपका अकाउंटेंट रमेश आपको धोखा दे रहा है। बस करो दीपिका, तुमने फिर से हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या यही संस्कार मिले हैं तुम्हें? मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही, बल्कि सच्चाई बता रही हूँ। अगले दिन सुबह मोहनलाल रमेश से बात करते हैं और ये पाते हैं कि दीपिका सही थी। अरे वाह बेटा, तुमने हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। अगर तुम ना होती तो हमें तो पता भी नहीं चलता। वो नासपीटा, अरे हमने उस पे यकीन किया। वो हमारे साथ ऐसा कर रहा था। पापा, दीपिका का इरादा कभी गलत नहीं होता, बस उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। रजनी देवी रसोई में है। अब दीपिका वहाँ पर आती है। तुम्हारी बात सही निकली दीपिका, पर ऐसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? माँ जी, चोरी तो चोरी होती है, चाहे उसके बारे में अकेले में बात करें या सबके सामने। और जब लोग आपकी ईमानदारी देखेंगे तो सम्मान ही करेंगे। दीपिका के कड़वे शब्द सुनकर रजनी देवी फिर से नाराज हो जाती है।
अरे भाभी, ऐसे गंभीर मत हुआ करो। चलो आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैं तुम्हें ना एक पुरानी फोटो एल्बम दिखाती हूँ, माँ की शादी की। देखोगी ना, मजा आ जाएगा। दीपिका मुस्कुराती है और चंचल के साथ चली जाती है। शारदा, जो दरवाजे के बाहर सब सुन रही थी, वो अंदर आती है। भगवान झूठ न बुलवाए रजनी, लेकिन ये लड़की ना तुम्हारे परिवार को बर्बाद करके छोड़ेगी। इतनी बदतमीज लड़की ना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। पता नहीं क्या होगा इस घर का। कभी कभी तो लगता है मेरा कलेजा फट ही जाएगा इसकी बातें सुनकर। सप्ताह भर में परिवार में तनाव बढ़ जाता है। हर छोटी बड़ी बात पर दीपिका और रजनी देवी के बीच बहस होती है। आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों रहता है माँ जी? आप इतना तनाव क्यों लेती हो? आपने अपनी दवा तो ली है ना? तुम्हारी बातें सुनकर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा? हर वाक्य जैसे तीर होता है तुम्हारा, जो सीधा दिल पर लगे किसी के। सच सुनने का अभ्यास डालिए माँ जी, फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और देखिए, मैंने आपके लिए ये हर्बल चाय बनाई है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती है। एक दिन मोहनलाल दीपिका को अपने ऑफिस बुलाते हैं। बेटा देखो, तुम ईमानदार हो, बहुत अच्छी बात है, और बुद्धिमान हो, और भी अच्छी बात है। लेकिन बेटा, ये जो सच बोलती हो ना तुम, हमेशा सच बोलना सही नहीं होता। अरे कई बार हमारी बोली हुई सच्ची बातें दूसरों को दुख दे देती है। तुम्हारी सास दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी कड़वा बोलती है। लेकिन मुझे ही देख लो, अरे इतने सालों से उसके साथ रहता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी मैं उसे ताना देता रहूं। देखो बेटा, हमेशा बोलना अच्छी बात होती है, लेकिन ज्यादा सच मत बोला करो, क्योंकि आज के समय में ज्यादा सच बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता। पापा जी, मैं समझती हूँ, पर झूठे आदर्शों और दिखावे के पीछे छिपना मुझे पसंद नहीं है। मैं माँ से सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए उनके सामने सच रखती हूँ। शायद मेरा तरीका गलत है, पर मेरा प्यार सच्चा है। अरे बेटा, प्यार जताने के बहुत तरीके होते हैं। अरे कभी कभी चुप रहकर भी देखो, अरे बड़ा सुकून मिलेगा, और सामने वाले को जब बुरा नहीं लगेगा तो वो भी तुमसे प्यार करेगा। थोड़ा समझो बेटा, थोड़ा समझो। एक रात रजनी देवी की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। वो बेहोश हो जाती है। माँ उठो। पापा, माँ को क्या हो गया? ये जवाब क्यों नहीं दे रही? उठो माँ। अरे अरे रजनी, क्या हुआ तुम्हें? अरे उठो, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, अरे कोई पानी लाओ। अरे क्या हो गया रजनी, उठो। दीपिका तुरंत कमरे में दौड़ती है और रजनी देवी का ब्लड प्रेशर चेक करती है। बीपी बहुत हाई है, ये उनकी दवा है, जल्दी से दो। मैं तौलिए पर ठंडा पानी डालती हूँ। दीपिका फौरन डॉक्टर को कॉल करती है। मेरी सास का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मैंने उन्हें दवा दी है, कृपया जल्दी आ जाइए। एक तनावपूर्ण माहौल में रजनी देवी अचेत पड़ी है। परिवार के सभी सदस्य चिंतित खड़े हैं और डॉक्टर पल्स चेक कर रहे हैं। इनकी पल्स तो बहुत कमजोर है, हमें तुरंत इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। 1 मिनट भी देरी की तो इनकी जान जा सकती है। दीपिका एम्बुलेंस में रजनी देवी का हाथ पकड़े बैठी है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। नहीं, मेरी जुबान की तेजी ने आपको तोड़ दिया। मैं तो बस सच ही बोलती थी, पर ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सच कड़वा हो सकता है। माँ जी, प्लीज आंखें खोलिए। आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी माफी मांग रही है। मैंने आपका दिल तोड़ दिया, मुझे माफ कर दीजिए एक बार। मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगी। दीपिका, बेटी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर उन्हें देखते हैं। स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। अब स्थिति थोड़ी नॉर्मल है, पर उन्हें आराम की जरूरत है। मोहनलाल जी, आपकी बहू ने सही समय पर दवाई देकर इनकी जान बचाई है। थोड़ी सी भी देरी होती ना तो कुछ भी हो सकता था। दीपिका पूरी रात अस्पताल में रजनी देवी के पास रहती है। एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकाती। एक सुबह जब रजनी देवी आंख खोलती है तो देखती है कि दीपिका उसके हाथ को पकड़े थकान से सर टकाए सो रही है। इस लड़की का दिल तो कितना साफ है, मैंने इसे कितना गलत समझा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सच को समझ नहीं पाई। जब तुमने मेरी जान बचाई, पूरी रात मेरे सिरहाने बैठी रही, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे मुंह से आग नहीं, प्यार निकलता है। तुम्हारा सच कड़वा हो सकता है, पर तुम्हारा प्यार वो सबसे मीठा है बेटी, वह सबसे मीठा है बेटी। शारदा कमरे में आती है और ये दृश्य देखकर चौंक जाती है। अरे रजनी, तुम इस लड़की से इतने प्यार से बात क्यों कर रही हो? यही लड़की है जिसके वजह से तुम हॉस्पिटल पहुंची थी।
और तुम भूल गई, इसके मुंह से आग जैसी बातें सुन के ही ना तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। दीपिका कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी बस करो शारदा, अब और नहीं। दीपिका मेरी बेटी है, उसके बारे में कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहनलाल और आदित्य दरवाजे पर सब कुछ खड़े सुन रहे थे। वो मुस्कुरा देते हैं। आदित्य की आंखें नम हो जाती है और उसे अपनी पत्नी पर गर्व महसूस होता है। अंकल जी, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो तो अपने केबिन में है। अच्छा। अंकल जी ये लीजिए, आप भी लड्डू खाइए। अरे वाह, लड्डू, वो भी बूंदी के। अरे मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे किस खुशी में बांट रहे हो बेटा? वो क्या ना अंकल जी, मैं 2 साल बाद आज अपने घर आया और अपनी पत्नी से मिला और मेरी पत्नी ने मुझे गुड न्यूज दी कि वो माँ बनने वाली है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे बेटा, तुम 2 साल में आते जाते थे क्या? नहीं, मैं 2 साल बाद आया हूँ। तो ये लड्डू तुम ही खाओ। हैं? कमला और लता बहुत अच्छी सहेली थी। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ टाइम भी नहीं रह पाती थी। लता बहुत ही शांत थी, लेकिन कमला अपनी उम्र से बढ़कर थी। उसकी उम्र तो 55 की हो गई थी, लेकिन उसका दिल बच्चों के जैसा था। उसकी उम्र होने के बाद भी उसने आज तक शादी नहीं की थी। एक दिन वो बैकलेस ब्लाउज पहनकर लता के घर आती है। बताना लता, कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना बिल्कुल हीरोइन जैसी। मेरा ब्लाउज देख, सुपर हॉट है। लग तो अच्छी रही है, लेकिन ब्लाउज है कहाँ जो तेरा ब्लाउज देखूं? पीछे तो सब खाली है, एकदम साफ। पागल है तू एकदम। तू बुढ़िया हो चली, लेकिन तुझे फैशन के बारे में कुछ नहीं पता है। इसे बैकलेस ब्लाउज कहते हैं। बुढ़िया तो तू भी हो चली, 55 की हो गई है, लेकिन तेरा दिल बिल्कुल बचपन की तरह है। जो फैशन हमारी बहुओं को करना चाहिए वो अब तू कर रही है। ये बात तो तू अपने पर ही लागू कर, क्योंकि मैं तो अब भी जवान हूँ। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी करने या ना करने से उम्र नहीं छुपती। उम्र तो तेरी निकल ही चुकी है शादी करने की। वो बात और है कि तू अभी भी अपने आप को जवान समझती है और जवान लड़कियों की तरह रहने की कोशिश करती है। तो मेरी सहेली है या दुश्मन है? अपनी ही सहेली का मजाक उड़ा रही है। तो जलती है मुझसे कि तू इसी उम्र में बुढ़िया हो गई और मैं इस उम्र में भी इतनी जवान हूँ। जलने के लिए भी तू ही मिली है क्या मुझे? मेरे पास जलने के सिवा और भी बहुत काम है। वैसे आज इतना बंटन के कहाँ बिजली गिराने जा रही है ये सवारी? अब पूछी ना तूने पते की बात। कब से बेमतलब बातें घुमा रही है। मैं अपनी बहन की लड़की की शादी में जा रही हूँ। लता और कमला आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी लता की बहू रजनी हाथों में चाय का कप लेकर वहाँ आती है, लेकिन कमला को बैकलेस ब्लाउज और ब्लैक साड़ी में देखकर उसके हाथों से चाय का कप जमीन पर गिर जाता है। बहू तो ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आंटी जी ये आपको क्या हुआ? इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनना आपको शोभा नहीं देता। आप ऐसे ब्लैकलेस ब्लाउज पहनकर कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ ये सब छोड़, पहले ये बता कि मेरा ब्लाउज कैसा लग रहा है? ब्लाउज तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। बुरा मत मानिए, लेकिन 55 की होने के बाद आप बचपन वाली हरकतें करती हो। आपके ऊपर ठीक नहीं लगती ये सब। हर काम उम्र के हिसाब से ही करना चाहिए। लता, तेरी बहू मेरी बेइज्जती कर रही है और तू कैसी सहेली है जो आराम से बैठकर मेरी बेइज्जती देख रही है? कुछ बोलती क्यों नहीं इसे? कमला, मेरी बहू ने कुछ गलत तो नहीं बोला। तुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हम तो बस तुझे समझा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे तो लगता है मैंने आकर ही गलती कर दी। मुझे तुम लोगों के पास आना ही नहीं चाहिए। कमला इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर मार्केट में रजनी से टकरा जाती है और अनजाने में उसे बिना देखे बोलती है, सॉरी मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। बहू, मैं मैडम नहीं, तेरी कमला आंटी हूँ। देख, तू भी मेरी उम्र देखकर मात खा गई ना। हाय राम आंटी जी, आपने ये क्या कपड़े पहने हैं? बस यही पहनना बाकी रह गया था क्या? अरे तो चिल्ला क्यों रही है? और प्लीज यू कॉल मी बेबी नॉट आंटी। मैं तुझे इस ड्रेस में आंटी दिखाई दे रही हूँ क्या? जवानों वाले कपड़े पहनने से इंसान की उम्र छिप नहीं जाती। ये बुढ़ापे में लड़की बनकर घूमने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए और ये बचपना छोड़ दीजिए। बहू, उस दिन जो तूने बोला वो मैंने इसीलिए बर्दाश्त कर लिया क्योंकि मैं तेरे घर में थी, लेकिन आज नहीं करूँगी। अगर मैं अपने आप को यंग समझती हूँ तो उसमें तुम लोगों को क्या परेशानी है? मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। इस तरह से अपनी उम्र से बाहर जाकर?
उम्र से बाहर जाने वाली बात नहीं है। मैं अपने जीवन को खुलकर जीना चाहती हूँ, हर वो काम करना चाहती हूँ जो मैं नहीं कर पाई, और अभी मेरी उम्र ही क्या है। आंटी जी, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ भी कहना बेकार ही है। रजनी और कमला एक दूसरे से बात कर ही रही होती है कि तभी वहीं नुक्कड़ के पास खड़े लड़कों के झुंड में से एक लड़का कमला पर सीटी मारते हुए बोलता है, ए बुढ़िया, क्या हॉट लग रही है तू, चलेगी क्या मेरे साथ? ओ बेटा, जरा इधर आ, तब बताऊँ मैं तुझे। अगर तेरे कान पर मेरे हाथ का एक भी थप्पड़ पड़ गया ना, तो तू कहीं नहीं दिखेगा यहाँ। आ जाता हूँ मैं तेरे पास, साथ चलेगी क्या मेरे? वैसे ये शॉर्ट ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है तू। मेरे बेटे की उम्र का होकर मुझ पर लाइन मारता है, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। कमला इतना कहकर अपनी सैंडल खोलकर हाथों में ले लेती है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागती है, और उसे अपनी तरफ आता देखकर सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कमला अपने आप से बोलती है, भाग गए नालायक कहीं के, हाथ में आ जाते तो इसी सैंडल से मुंह तोड़ देती मैं उनका। समझते क्या है ये मुझे? ये लोग आपको वही समझ रहे थे जो आप इन्हें समझाना चाहती थी। अब आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप यही चाहती थी ना कि लोग आपको हॉट बोले, आपकी तारीफ करें। अब वही कर रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ऐसे कैसे कोई मुझे बीच रास्ते में छेड़ सकता है? मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें। आंटी जी, जैसा हमारा इलाका है उसके हिसाब से ही कपड़े पहने, वो ज्यादा अच्छा है, इससे ओवर अच्छा नहीं लगता। इसलिए लोग आप पर हंस रहे थे और गली के लोफर लड़के आप पे लाइन मार रहे थे। लेकिन आपकी तो सिर्फ उम्र 55 की है, लेकिन दिल तो बचपन का ही है ना, तो बचपन में ये सब चलता रहता है। आपको क्यों बुरा लग रहा है? रजनी इतना कहकर मार्केट से सब्जियां लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी सास से सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर लता बोलती है, बहू, तुझे कमला को इतना बोलने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से अकेली रही है, इसीलिए वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है। वो हमें अपना समझती है, तभी हमारे पास आती है। अगर हम ही उसे सुनाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, लेकिन उन्हें सुनाना हमारी मजबूरी हो जाती है। वो वही काम करती है जिस पर इंसान ना चाहते हुए भी बोले। देख रजनी, उस दिन मैंने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन बाद में मैंने बहुत सोचा। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि इतनी उम्र के बाद भी वो जैसे रहती है वैसे कोई नहीं रह सकता। इसके लिए भी एक आत्मविश्वास की जरूरत होती है, जो कि उसमें है। तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? तू बता मुझे। उसकी उम्र नहीं है, लेकिन तेरी तो है। क्या तू उसकी तरह रह सकती है? उतना आत्मविश्वास है तेरे अंदर? नहीं माँ जी, नहीं है। शायद आप अपनी जगह सही हैं। मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। आज के बाद मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, वही सही रहेगा। वो कुछ सोच कर ही तो हमारे पास पूछने के लिए आती होगी और हम उसकी बेइज्जती कर देते हैं। वो तो अच्छा है कि वो हमें अपना मानती है, इसलिए हमारी बातों का बुरा नहीं मानती। अपनी सास की बात सुनकर रजनी वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और समय के साथ इतना कुछ होने के बाद भी कमला अपना बचपना नहीं छोड़ती है, और एक दिन वो बड़ी खुशी खुशी लता के घर आती है और बोलती है, लता, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। आज मैं उसके साथ डेट पर जा रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कब जा रही है तू डेट पर? जाने को तो आज ही सोच रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कहीं अच्छी कोई जगह पता ही नहीं है, और वो इस शहर में नया है। इसमें तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आज तक मेरे पति मुझे कभी बाहर नहीं लेके गए। तो क्या मेरी डेट अधूरी रह जाएगी? मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। कमला उदास होकर बैठ जाती है। तभी लता का बेटा अनीश, जो कि दरवाजे पर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था, अंदर आकर मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं मेरी कूल आंटी, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे एक दोस्त का रेस्टोरेंट है, मैं आपका टेबल वहीं बुक कर देता हूँ। आप अपने पार्टनर को वहीं लेके चले जाना और अच्छे से अपनी डेट का एंजॉय करना। तू मेरा सबसे अच्छा बच्चा है। तू ही इस घर में है जो मुझे समझता है। कोई बात नहीं आंटी जी, ये लोग उम्र के साथ बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आप तो अभी भी जवान हो। आपकी उम्र बेशक 55 हो गई है, लेकिन आपका दिल अभी भी बचपन है। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। और अच्छे से डेट करके कोशिश करना कि शादी तक बात चली जाए। अनीश की बात सुनकर कमला खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, और इस तरह से आखिर में कमला की तलाश खत्म हो जाती है, और 55 में ही सही, लेकिन उसे उसका हमसफर मिल ही जाता है।